हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष आज आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अपना 6वां लेक्चर लेके आया हूँ और अपने यूट्यूब चैनल gudgood.org के तरफ से। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल, जिससे आपको सारे वीडियोस मिल सकें। तो 6वां लेक्चर चालू करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एमनेस्टिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसमें ये जानते हैं पहले कि एमनेस्टिक डिसऑर्डर आईसीडी में कहाँ कहाँ पे आता है। तो एमनेस्टिक डिसऑर्डर आईसीडी 10 में पहला तो F04 ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम के नाम से आता है, जो कि नॉट इंड्यूस्ड बाय अल्कोहल अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंस में हम पढ़ते हैं। दूसरा एमनेस्टिक डिसऑर्डर आता है F1X6। X मीन्स कोई भी सब्सटेंस जैसे अल्कोहल हो गया, ओपियम, कैनबिस, जिसकी वजह से हम भूलने की बीमारी आती है। तो एमनेस्टिक सिंड्रोम बाई सब्सटेंस, पहला ऑर्गेनिक है नॉट इंड्यूस्ड बाई सब्सटेंस एब्यूज, दूसरा है जो कि सब्सटेंस एब्यूज से होता है, और तीसरा कॉज क्या है कि F44 डिसोसिएटिव और कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें F44.0 डिसोसिएटिव एमनीसिया, जिसमें हम उन ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद भूलना चालू कर देते हैं जो कि हमारे दिमाग में ख़राब मेमोरीज पैदा करती हैं, या ऐसा कोई घटना हो जाती है जिसके वजह से हम जो भूल जाते हैं। तो ये 3 जगह हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि एमनेस्टिक डिसऑर्डर में मेमोरी क्या है, क्योंकि मेमोरी की प्रॉब्लम होती है। एमनीसिया मतलब मेमोरी का डिसऑर्डर। तो मेमोरी क्या पहले जान लें। इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट, मतलब हम जो भी क्षमता रखते हैं पिछली बातों को याद करने की, उनको रिकॉल करने की। जैसे किसी का बर्थडे पड़ा तो 10 दिसंबर को पड़ा होगा, तो अगर हमको याद है कि हाँ लास्ट ईयर 10 दिसंबर को उसका बर्थडे आया था, इसका मतलब क्या, हम उस इवेंट को याद कर पा रहे हैं। या शादी में कौन आया था, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हम लोग बाइक से यहाँ घूमने गए थे, या कोई बता पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी मेमोरी है, हमारी याददाश्त। इसको अगर किसी की याददाश्त अच्छी है, हम पिछली चीज़ों को याद करें, तो उसको बोलते हैं मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है इमीडिएट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी आप कैसे असेस करोगे? तो अगर किसी का मेमोरी असेस करना है कि इसकी इमीडिएट मेमोरी सही है या नहीं है, इसको याद हो पा रही चीज़ें कि नहीं, तो इमीडिएट मेमोरी क्या होती है? इट इज़ टेस्टेड बाय डिजिट स्पैम, डिजिट फॉरवर्ड बैकवर्ड। टेस्टेड बाय डिजिट स्पैम ये होता है, जैसे हम पेशेंट को कोई नंबर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 7 तक आदमी, अगर आप कुछ बोलोगे 7 नंबर तक, तो इजीली याद कर सकते। 7 के ऊपर थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो क्या 7 तक वो याद कर पा रहा है? तो हम पेशेंट को इस तरह से देते हैं, जैसे टेस्टेड बाय डिजिट। कैसे टेस्ट करते हैं ये हम आपको सिखाते हैं। टेस्टेड बाय डिजिट स्पैम में हम पेशेंट को नंबर देना चालू करते हैं। जैसे हम पर सेकेंड एक नंबर देते हैं, पेशेंट उसको रिपीट करता है। जैसे हमने बोला 1 तो पेशेंट बोलेगा 1, फिर हमने बोला 2 तो पेशेंट बोलेगा 2। फिर उसके बाद हम लोग इसको 1 से दूसरे 2 नंबर देना चालू कर देते हैं। फिर जैसे बोला 2 5 2 5, तो पेशेंट बोलेगा 2 5। फिर उसके बाद हम दूसरा 2 डिजिट हो सकता है कि उसको याद रहा हो, दूसरा डिजिट भी चेंज करके देखते हैं। जैसे हमने बोला 3 8, तो पेशेंट बोल देगा 3 8। तो यानी 2 डिजिट तक वो याद कर पाया। फिर हमको इससे ऊपर अब बढ़ जाते हैं, तो 3 5 7, तो पेशेंट भी बोलेगा 3 5 7। हम 3 डिजिट का और दूसरा नंबर दे देते हैं 8 5 9, तो पेशेंट बोलेगा 8 5 9। अगर पेशेंट तीसरा डिजिट भी 3 डिजिट तक भी याद कर पा रहा है, इसका मतलब 3 डिजिट तक सही। इसी तरह 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, तो 6 डिजिट मान लीजिए हम टेस्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे? 8 7 6 5 4 3, तो पेशेंट भी इसको रिपीट करे 8 7 6 5 4 3। इसका मतलब पेशेंट याद। इस तरह 7 तक बोलते हैं कि अगर पेशेंट कर पा रहा है तो उसकी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी बहुत अच्छी है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजिट फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है। जैसे हमने कोई नंबर दे दिया 1 3 5 7, तो 7 तक ये मैक्सिमम होता है। पेशेंट अगर 5 तक भी 3 तक भी 5 तक भी बताता है, तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो डिजिट फॉरवर्ड करना तो आसान होता है, जैसे लास्ट स्टेट में डिजिट स्पैन होता है। मगर बैकवर्ड करना है, जैसे हमने बोल दिया कि 20 से लेके 1 तक गिन जाओ, तो 20 19 18 17 16 15 ऐसे, तो ये टाइम लगा। पेशेंट कर पा रहा है तो पेशेंट की मेमोरी ठीक है। अगर पेशेंट की मेमोरी
नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट की मेमोरी थोड़ी डिस्टर्ब है। जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं इमीडिएट मेमोरी टेस्ट के लिए कि वीक को उल्टा और सीधे दोनों तरफ से गिन लो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वैसे फिर बोलेंगे कि उल्टा गिन लो, तो सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और संडे। ऐसे अगर पेशेंट ऐसे कर पा रहा है, या ईयर का मंथ का बात बोल दो आप, तो मंथ में कैसे हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे ऐसे करके अगर पेशेंट जनवरी तक बता देता है तो उसकी क्या है, इमीडिएट मेमोरी इंटैक्ट है। सेकेंड क्या होता है, एक्चुअली इमीडिएट मेमोरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से कुछ मिनटों तक 1 या 2 मिनट, 3 मिनट, किताबों में 5 मिनट्स तक नॉर्मल बोला गया है कि 5 मिनट तक का है, बट कई जगह इमीडिएट मेमोरी के लिए 1 मिनट ही रखा गया है। तो सेकेंड से मिनट के बीच में इमीडिएट मेमोरी चेक हो सकती है। दूसरा है रीसेंट मेमोरी। रीसेंट मेमोरी क्या है कि जो हाल में ही चीज़ें हुई उनको अगर पेशेंट याद कर पाता है, तो आप कैसे टेस्ट को, जैसे आप सेटअप में बैठे हुए तो पेशेंट से पूछा, आस्क हाउ द पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल। पेशेंट से पूछा आप पेशेंट घर से कैसे कैसे आया है, तो पहले वो ऑटो लिया होगा, फिर ऑटो से बैठ के वो आया होगा किसी चौक तक, फिर वहाँ से बस पकड़ा होगा, फिर आया होगा, तो पेशेंट कैसे कैसे आया। तो इसको कंफर्म करने के लिए अगर अटेंडर आता है तो उससे हम कंफर्म कि पेशेंट जो बता रहा है रिसेंट के बारे में कि ऐसे से है, क्या वो सही बता रहा है। तो अगर अटेंडर बताता है हाँ ऐसे सही बता रहा है, इसका मतलब उसका रिसेंट मेमोरी इंटैक्ट है। मतलब कुछ मतलब ज़्यादा मिनटों के बाद से घंटों तक का या दिन तक का, जैसे व्हाट ही एट फॉर द डिनर द डे बिफोर, जैसे उसने कल रात खाने में क्या खाया था ये पूछ सकते हैं। तो उसे बोला है गोभी की सब्जी खाया थे, रोटी खाया थे। अगर अटेंडर बोलता है कि हाँ ये घर पे गोभी की सब्जी रोटी खाया था, इसका मतलब क्या है, उसके इमीडिएट रिसेंट मेमोरी इंटैक्ट है। ये भी पूछ सकते हैं कि गिव एड्रेस टू मेमोराइज एंड आस्क इट टू बी रिकॉर्ड 50 मिनट्स लेटर और एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। जैसे हम कुछ उसको एड्रेस लिख के दे दें कि N95 C6 फरीदाबाद हरियाणा, ऐसे हमने कुछ एड्रेस उसको लिख के दे दिया। अगर पेशेंट 15 मिनट बाद उसको पूछ लें, या हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू यूजली 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का होता है, अगर इसके बाद पेशेंट बता पाता है वो एड्रेस, इसका मतलब पेशेंट की रिसेंट मेमोरी इंटैक्ट है। तो ये 3-4 तरीका है जिससे हम रिसेंट मेमोरी कर सकते हैं। तो रिसेंट मेमोरी बेसिकली घंटे या मिनटों से लेके घंटों तक, या 1 दिन या 2 दिन तक हो सकता है। इससे बात का पॉसिबल नहीं होता याद रखना, बट रखता है तो वो किसमें आ जाएगा, रिमोट मेमोरी में। तो रिमोट मेमोरी में हम लोग बेसिकली लाइफ इवेंट्स को देखते हैं, जैसे कोई पैदा हुआ, कोई मर गया, या कोई ऐसा इवेंट हुआ कि जिसको याद है, जैसे कोई घटना घट गई, तो रिमोट मेमोरी आस्क द डेट एंड प्लेस ऑफ द मैरिज, बर्थ ऑफ चिल्ड्रेंस, तो ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। तो रिमोट मेमोरी हम एसेस कर सकते हैं पेशेंट का। तो आपको समझ में आएगा, इमीडिएट मेमोरी जस्ट फ्यू सेकेंड से मिनट में, रिसेंट मेमोरी घंटों या दिन के बीच में, रिमोट मेमोरी महीनों या काफ़ी दिन हो जाए, 2-4 महीने हो जाए, या 20-25 दिन, 30 दिन हो जाए, है तो उसको याद है कि हाँ तब हुआ था। तो रिमोट मतलब काफ़ी लेट मेमोरी को बोलते हैं। तो ये तीनों मेमोरी मतलब पेशेंट में एसेस करना पड़ता है अगर किसी का मेमोरी चेक करना चाहें। अब एमनीजिया की बात करते हैं। तो एमनीजिया या एमनेस्टिक सिंड्रोम, it is defined as partial or total inability to recall past experiences event and its origin may be organic or psychogenic। तो एमनेसिया एमनेस्टिक सिंड्रोम क्या होता है, पार्शियल और टोटल इमेज। जैसे मेमोरी मैंने बताया कि एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस इवेंट, इसमें क्या है, पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी होगा। यहाँ एबिलिटी को इनएबिलिटी होगा पास्ट एक्सपीरियंस और इवेंट को याद करने में। तो इसकी ओरिजिन या तो ऑर्गेनिक हो सकती है, जैसे मैंने आपको क्लास में, या साइकोजेनिक, या सब्सटेंस लेने का उसको मेमोरी में प्रॉब्लम हो, जैसे अल्कोहल होकर पी रहा है तो भूलने की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। हम कारण भी बताएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये हो रहा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एमनीजिया। टाइप ऑफ एमनीजिया, एमनीजिया बेसिकली 2 टाइप का होता है, रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड। तो हम देखते हैं, जैसे एक आदमी है, जैसे उसकी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से लेकर 60 ईयर तक मान लीजिए हम उसको एसेस करते हैं।
और मान लीजिए 20 साल पे ऐसी कोई घटना होती है, कॉज जो आता है कॉज एपिसोड, 20 साल पे कोई घटना हुई है, कुछ ऐसा इवेंट हुआ, अल्कोहल लेना चाहिए, उसको चोट लग गया या उसको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, तो पेशेंट क्या है कि उसमें भूलने की प्रॉब्लम चालू हुई उसको। तो रेट्रोग्रेड एमनीजिया क्या होता है, बेसिकली द लॉस ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द पीरियड बिफोर द एमनेस्टिक एपिसोड। तो आप देख सकते हैं 20 साल के पहले उसको जो चीज़ें याद होंगी वो पेशेंट धीरे धीरे करके भूलने लगता है, या उसके पहले की चीज़ें, तो उसको बोलते हैं रेट्रो। रेट्रो मतलब होता है रेट्रो, जिसे पिक्चरें होती है पुराने ज़माने की पिक्चर। तो जिस 20 साल पे एपिसोड हुआ है तो 20 साल के पहले की चीज़ों को वो भूलने लगता है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनीजिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटीरोग्रेड। एंटीरो मीन्स आगे, 20 साल पे मान ली घटना हुई तो 20 साल के बाद जिस समय एपिसोड आना चाहिए उसके बाद से पेशेंट द इनएबिलिटी टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन सिंस द एपिसोड। जब एमनेस्टिक एपिसोड, जब एमनीजिया हुआ उसके बाद की चीज़ों को अगर पेशेंट नहीं याद कर पाता है तो उसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड एमनीजिया। तो रेट्रो मीन्स जिस समय एपिसोड हुआ उसके पहले का, और एंटीरोग्रेड मतलब एपिसोड जिस दिन आया, एमनीजिया जिस दिन चालू हुआ, प्रॉब्लम जहाँ चालू हुई मेमोरी की, उसके बाद का। तो आपको समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं एमनीजिया के? एमनीजिया के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे आपको थियामिन डिफिशिएंसी, विटामिन B1, जैसे अल्कोहल पीता है आदमी, तो अल्कोहल पीने से क्या होता है, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम बेसिकली ये देखा गया कि थियामिन जो विटामिन B1 है उसकी कमी हो जाती है। थियामिन एक्चुअली को फैक्टर की तरह काम करता है, जैसे आपके दिमाग में ढेर सारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनके फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो अगर उनमें कमी हो जाएगी विटामिन B1 की तो आपको ये भूलने की बीमारी होती है। हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि हम दिमाग थक गया तो हम फिर कुछ खा लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में न्यूट्रिशन की कमी आती है, हमको ग्लूकोज की, जिसके वजह से एनर्जी हमारे ब्रेन फंक्शन करता है। तो ये भी ब्रेन फंक्शन करके ये न्यूरोकेमिकल्स को ही बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं। तो कई बार होता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी भूलने की बीमारी होती है। तो हमें बार बार जैसे पढ़ते समय भी ऐसा है कि कुछ कुछ खा लेना चाहिए कि दिमाग न थके, या ग्लूकोज का पानी पी ले, या ग्लूकोज बिस्किट खा लें, तो आपकी मेमोरी से स्ट्रांग होती रहेगी। सी क्या है? प्राइमरी ब्रेन फंक्शन। जैसे सीजर्स आते हैं, सीजर्स में भी देखा गया है कि सीजर होने के बाद पेशेंट को याद नहीं रहती चीज़ें क्या हुआ था, या हेड ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गया बड़ा, और ब्रेन का कोई पार्ट आपको जो मेमोरी में हेल्पफुल करता है, जैसे लिम्बिक सिस्टम आपका हो गया, या आपका टेम्पोरल लोब हो गया, जो कि बेसिकली मेमोरी के लिए होता है, या आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, कहीं भी चोट लग गया ब्रेन में तो उसकी वजह से अगर पेशेंट भूलने लगता है तो उसको प्राइमरी ब्रेन ट्रेनिंग, या इलेक्ट्रोकन्वर्सिव था, ईसीटी देते हैं पेशेंट को, तो हम देखते हैं कि ईसीटी देने के बाद पेशेंट को चीज़ें याद नहीं। मेमोरी की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को हमने ईसीटी दिया, फिर हो सकता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन तक पेशेंट को चीज़ें याद नहीं, बट ये ईसीटी में रिकवर हो जाती है। तो प्राइमरी ब्रेन कंडीशंस में भी ऐसा होता है। दूसरा डी क्या है? सब्सटेंस रिलेटेड कॉज। जैसे अल्कोहल पी रहा है तो अल्कोहल पीने से, जैसे मैंने बताया कि विटामिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, या ब्रेन में न्यूरोकेमिकल का फंक्शन कम हो जाता है, जो उसमें केमिकल्स होते हैं ब्रेन में जो हमको मेमोरी के लिए ज़रूरी है। या बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होती है, ज़्यादा हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग अगर खाते हैं तो भी ऐसा देखा गया है बेंजोडाइजेपिन्स कि उसकी वजह से आपको मेमोरी में प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स में। तीसरा ई क्या है? साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मीन्स कहाँ होता है जिसका कोई कॉज ना हो मालूम। तो इसमें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में बेसिकली कॉज अंदर नहीं मालूम है कि क्या होता है, बट इसमें क्या होता है कि कोई इवेंट होने के बाद, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में, या किसी तरह का कुछ बैड चीज़ हुई, जैसे वॉर में जैसे होता है, कई सैनिक होते हैं कि इतना ट्रॉमेटिक होता है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं, भूलना चाहते हैं, या मतलब न चाह के भी वो भूल जाते हैं, है ना। जैसे एक सैनिक, उसको बहुत डर लग गया पिछले वॉर से, और अब वो जाना ही नहीं चाह रहा है वॉर में, तो अपने आप को बोलेगा कि मुझे तो आता ही नहीं गन चलाना। तो क्या ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है? तो साइकोजेनिक डिसऑर्डर में यूजली पाया जाता है, साइकोजेनिक एमनेसिया में। तो ये रहा कारण। अब बात करते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि मेमोरी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है।
तो आईसीडी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? पहले बात तो मेमोरी इम्पेयरमेंट होना चाहिए, रीसेंट और रिमोट दोनों में। इमीडिएट मेमोरी यहाँ पे खराब नहीं होती, इमीडिएट मेमोरी पेशेंट की यूजली इंटैक्ट होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? रिसेंट मेमोरी में और रिमोट मेमोरी में। दूसरा क्या है? बी क्लासिफिकेशन क्या है? बी क्राइटेरिया क्या है? नो डिफेक्ट इन इमीडिएट रिकॉल। जैसे कि मैंने बताया मेमोरी के इमीडिएट रिकॉल में कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएट रिकॉल हमेशा उसका सही होता है एमनेसिक डिसऑर्डर में। दूसरा क्या? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन नहीं होगा, नो डेफिसिट इन क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन। जैसा कि डिलीरियम देखा जाता है, कॉन्शियसनेस और अटेंशन दोनों। तो डिलीरियम से डिफरेंस ये है कि डिलीरियम में भी कई बार भूलने की प्रॉब्लम होती है, बट वहाँ पे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस अटेंशन होता है। यहाँ पे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट अचेत नहीं होता है या उसको अटेंशन रहता है यहाँ पे। वहाँ पे डिलीरियम में अचेतना भी होती है और टेंशन भी नहीं होता है। तीसरा क्या है? डेमेंशिया से कैसे इसको डिफरेंट करेंगे? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन क्या होता है कि जैसे हम इंटेलेक्चुअल कैसे होता है कि थिंकिंग, स्पीच, मूड, पेशेंट का थिंकिंग, मेमोरी या आपका परसेप्शन डिसऑर्डर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये क्या है? हमारे इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं। जो पेशेंट का इसमें क्या होता है कि ग्लोबली पेशेंट का इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हो, मेमोरी तो गड़बड़ होती है बट बाकी चीज़ में परसेप्शन, थॉट, ये सभी चीज़ें उसकी गड़बड़। तो डेमेंशिया में बट यहाँ पे एमनीजिया में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन नहीं होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डिलीरियम में कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है बट यहाँ पे कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होता है। डेमेंशिया में क्या ग्लोबल इंटेलेक्चुअल होता है, मेमोरी डेमेंशिया में भी जाती है, डिलीरियम में भी जाती है, बट डेमेंशिया में ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होगा। वहाँ परसेप्शन, थॉट, ये सारी चीज़ें या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अटेंशन, क्या कहते हैं, मूड, सारा कुछ वहाँ डेमेंशिया में चेंज होता है, बट यहाँ पे एमनीजिया में ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। सी क्राइटेरिया क्या? ऑब्जेक्टिव एविडेंस। हमको कुछ फिजिकल एविडेंस मिलना चाहिए। जैसे कि हम ऑर्गेनिक के लिए बोलें तो फिजिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने पे हमको टेस्ट में कुछ ब्रेन में दिखता है, लेबोरेटरी टेस्ट करें तो हमको कुछ कमी, जैसे विटामिन B1 या कोई और जैसे सब्सटेंस एब्यूज दिखेगा या हिस्ट्री ऑफ इंसल्ट और डिजीज भी दिखेगा। जैसे पेशेंट को कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ तो वो भी मालूम चलेगा हिस्ट्री से, या डिजीज़ कोई बीमारी हुई ब्रेन में जिसकी वजह से न्यूरॉन्स हमारे फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो तीनों कारण मतलब होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक में कुछ ब्रेन में जब हम फोटो लें या कोई देखते हैं तो कुछ इंजरी होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम रहता है। अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं तो पेशेंट पहले से एडिक्टेड हो कि वो लिया हो, पहले सब्सटेंस अब्यूज़ किया हो, या कोई और अल्कोहल या कैनबिस कुछ भी लिया जिसकी वजह से भूलने की बीमारी उसको आ गई, या तीसरा क्या है साइकोजेनिक में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ। तो ये तीनों मैच करता है कि मेमोरी इंपेयरमेंट हो, दूसरा नो डिफेक्ट इन इमीडिएट रिकॉल, क्लाउडिंग कॉन्शियसनेस अटेंशन, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल, और सी क्या है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस कुछ मिलना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को एमनेस्टिक सिंड्रोम या एमनीजिया है। तो ये हो रहा है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं कि असेसमेंट कैसे करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के हम टेस्ट लगाते हैं, पेशेंट में चेक करते हैं कि उसका ब्रेन फंक्शन काम करे। लेबोरेटरी टेस्ट से हम कर सकते हैं जिसमें हम क्रॉनिक अल्कोहल, माइल्ड न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशिएंसी, सिस्टमिक, न्यूरो इमेजिंग, CT स्कैन, MRI ब्रेन कर सकते हैं, CECT कर सकते हैं। तो न्यूरो इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं पता करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में बेसिकली देखा गया है कि ये जो एमनीजिया है विटामिन की कमी से होता है। विटामिन जैसे कि विटामिन B1 थियामिन, तो हम क्या करते हैं कि थियामिन को ज़्यादा डोज देते हैं, 1 से 2 ग्राम पर डेली दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट रहा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉज को अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी, क्या कॉज है, मान लीजिए ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस हो गया है तो अगर हर्पीस की वजह है तो एसाइक्लोविर दे सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो उसकी वजह से हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन उसको बोलते हैं जैसे हम प्रेशर से एकदम प्योर ऑक्सीजन पेशेंट को सप्लाई करते हैं तो क्या ऑक्सीजन लेवल पेशेंट के ब्लड में बढ़ जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग चली जाती है। तो इसी तरह कोई भी कारण हो कि अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी तो उस हम कारण को ख़त्म करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तीसरा क्या है? कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। तो हम लोग कई तरह के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं जैसे कि हम पेशेंट को याद दिलाने के लिए न्यूरो फीडबैक प्रोग्राम कर सकते हैं या हम कॉग्निटिव
रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं। कॉग्निशन के लिए हम लोग चित्र दिखा सकते हैं, या उसको याद करने के लिए काफ़ी चीज़ें हम दिखा के, हाँ भाई ये है डेट, ये है, उसको बार बार रिमेंबर करके। तो इस तरह के प्रोग्राम्स, रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट चीज़ों को, जैसे हिप्नोटिक थेरेपी भी हम पेशेंट को आजकल करने लगे हैं, उसको भूलने की बीमारी है। तो जैसे हिप्नोटिक थेरेपी बेसिकली हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में करते हैं, जैसे पेशेंट को क्या कहते हैं कि मतलब किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद होता है। तो इस तरह के रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम। तो हम लोग ट्रीटमेंट का पार्ट क्या रहा है कि या तो हम लोग विटामिन B1 दे देंगे, थियामिन दे देंगे, या फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, उसका इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या, उसको ठीक कर सकते हैं, या कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आपको कैसा लगा ये चैनल? अब मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अच्छा लगे तो